सिर्फ इसलिए हुए हैं ताकि अमीरों की ना जूती साफ करे, जूती। दिल्ली के दामन पर फिर अग्निकांड का कलंक। भीषण आग ने उजाड़ दी कई जिंदगियां। मोटिवेशनल मीटिंग बनी मौत की मीटिंग। सत्ताईस परिवारों को मिला कभी न भूलने वाला जख्म। अमीरों के तलवे चाटे, हम बचपन से अमीरों के तलवे ही चाट रहे हैं, जिंदगी भर ना चाटेंगे और एक दिन ऐसा आएगा हम सब सुसाइड कर लेंगे। अग्निकांड में 29 लापता लोगों का क्या हुआ? खुद को बचाने के कोई ऑप्शन नहीं थे अंदर। अब ये तो कोई वर्कर था जो गेट के पास गया था किसी काम के, तो उसने जैसे गेट खोला ना तो उसे पता लगा कि आग लगी हुई है। मुंडका अग्निकांड के पीछे कहीं बड़ी साजिश तो नहीं? बिल्डिंग में आग लगी या लगाई गई? नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें कल से ही देश की राजधानी दिल्ली के दिल में शूल बनकर चुभ रही हैं। आपको बता दें, मुंडका में शुक्रवार की एक शाम भीषण आग लगी। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी और 27 लोगों की जिंदगी इस हादसे में चली गई। इस हादसे ने देश की राजधानी दिल्ली में सरकार और प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया। अग्निकांड में कहां और कैसे साजिश हुई, कहां लापरवाही बरती गई और किसकी नाकामी से यह हुआ, ये सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। आपको इस पर हम ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आज एक स्टेटमेंट इस हादसे से जो निकल कर आया वो सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इस बात को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि सरकारी सिस्टम पर आज की तारीख में कितने सवाल हैं। हम गरीब तो मरेंगे ही। हम गरीब पता है पैदा सिर्फ इसलिए हुए हैं ताकि अमीरों की ना जूती साफ करे, जूती। अमीरों के तलवे चाटे, हम बचपन से अमीरों के तलवे ही चाट रहे हैं, जिंदगी भर चाटेंगे और एक दिन ऐसा आएगा हम सब सुसाइड कर लेंगे। मेरी मम्मी, हम 3 बहनें हैं और हम अगर मेरी बहन मर गई तो चारों सुसाइड कर लेंगे, हमने सोच लिया है, क्योंकि जीने का कोई मकसद ही नहीं है। हमारा एक घर था, उसे भी कब्जा कर लिया है। एक जीने का साधन था, पापा उसे भी छीन लिया इन डॉक्टरों ने। किस चीज की डिग्री ली है इन लोगों ने मारने की? पानी की। अरे पैसा इतना इम्पोर्टेंट है तो तुम लोगों के लिए जो सरकारी नौकर है ना, पैसा, कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को? सरकार इतना पैसा देती तो है, और कितना पैसा लोगे आप? अगर ऐसे ना सारे गरीब को मार डालो ताकि तुम अमीर लोग शांति से जी पाओ। हमें नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, नहीं जीनी। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जहां पर हमारी जिंदगी की कोई कीमत ना हो। ये शब्द इस लड़की के थे और ये शब्द
शूल बनकर आज इस हादसे की वजह से हर दिल्ली वासी के दिल में चुभ रहे हैं। लेकिन क्या सरकार और प्रशासन के दिल में चुभ रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि लापरवाही को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं। आपने जिस लड़की का दर्द सुना है वो दर्द सिस्टम को लेकर है और इस लड़की का गुस्सा इसी सिस्टम के खिलाफ है, उसकी आंसू सरकारी लापरवाही के खिलाफ है। दिल्ली के मुंडका में लगी आग ने 27 लोगों की जिंदगी ले ली। सवाल कई हैं। सवाल ये कि लापरवाही है, सवाल ये कि मुंडका अग्निकांड एक हत्याकांड है, क्या इसके पीछे कोई और साजिश है? इन तमाम सवालों के जवाब टाइम्स नाउ नवभारत के 4 रिपोर्टर्स अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। अनुज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि क्या ये हादसा साजिश था। कुंदन सिंह जुड़ रहे हैं, बताएंगे कि लापरवाही कहां हुई। प्रेरित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि क्या ये एक हत्याकांड है। और शिवानी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगी मुंडका में आग के लिए जिम्मेदार कौन है। तो मुंडका की जिस बिल्डिंग में आग लगी, क्या उसमें बाहर से ताला लगाया गया था? क्या लोगों को मारने के लिए जानबूझकर कमरे के बाहर ताला लगाया गया था? ये सवाल हैं जो इस हादसे के बाद उठ रहे हैं। जो पीड़ित हैं उनके परिजन ये सवाल उठा रहे हैं। एजेंसीज भी इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट कि ये महज एक हादसा था या फिर साजिश। आसमान छूती लपटों में सिर्फ दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान ही नहीं खाक हुआ बल्कि जिंदा इंसान भी भस्म हो गए। चीत्कार बंद कमरों के अंदर ही सिमट कर रह गई। काला धुआं इंसान की सांसों में घुलकर जिंदगी का दम घुट गया। अभी हम 3 बहनें हैं और हम अगर मेरी बहन मर गई तो चारों सुसाइड कर लेंगे, हमने सोच लिया है, क्योंकि जीने का कोई मकसद ही नहीं है। पता नहीं कोई वर्कर बाहर गया था गेट की तरफ कुछ लेने के लिए, उसने गेट खोला, गेट खोलते ही धुएं के साथ आग अंदर आई थी। जब उन्हें पता चला कि आग लगी हुई है तो हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, शीशे तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सर एक्चुअली हमें पता नहीं लगा कि किस टाइम आग लगी है। कहाँ से आग लगी थी? ये फर्स्ट फ्लोर से आग लगी थी सर। और फर्स्ट फ्लोर से क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्या हुआ था ये नहीं पता चलता? शॉर्ट सर्किट हुआ था सर, जहाँ तक आइडिया है। शीशा वीसा तोड़ के जिन कुछ ने क्रेन से उतरे, क्रेन पे बैठकर उतरे हैं। आग की भीषण लपटों के बीच एक धुंधली तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये मंजर हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बता जरूर सकते हैं कि ये एक जलते हुए इंसान का शरीर है। उसकी आखिरी आकृति ऐसी उभरी है जिसमें वो आग के बीच बाहर जिंदगी को निहारते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गया। अंदाजा लगाइए कि बंद कमरों में फंसे लोग कैसे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे होंगे। मौत का ऐसा मंजर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आधा घंटा तो हम लोग भागते दौड़े इधर उधर, कुछ रास्ता नहीं मिला। फिर लड़कों ने शीशा तोड़ दिया, तो नीचे से रस्सा फेंका लोगों ने, हम रस्से पाए। हम लोग एक मीटिंग हो रही थी, उससे गए सबको इकट्ठा कर दिया गया और आग कब लगी पता ही नहीं चला। अचानक लाइट चली गई तो लोग नीचे गए तो पता चला कि आग लग चुकी है। क्या बाहर निकलने के लिए कोई साधन नहीं, एक ही रास्ता था जहाँ से आग लग चुकी थी। हम लोग तीसरी मंजिल पे थे। और कितने लोग थे करीबन उसमें? 250-300। खुद को बचाने के कोई ऑप्शंस नहीं थे अंदर। कैसे पता चला आपको कि आग लगी? अब ये तो कोई वर्कर था जो गेट के पास गया था किसी काम के, तो उसने जैसे गेट खोला ना तो उसे पता लगा कि आग लगी हुई है। उसे पता चला कि आग लगी हुई है क्योंकि एक ही गेट था, उसमें डोर एक ही था। उसने वो खोला तो धुएं के साथ आग अंदर आई थी। आप भी बिल्डिंग से? हाँ, 2nd फ्लोर से। अब तक 27 शव बरामद किए गए हैं। इतनी ही संख्या में लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या राजधानी दिल्ली में हुआ ये भीषण अग्निकांड महज हादसा है? लापरवाही पर तो कोई शक सुबह है ही नहीं। बात तो अब साजिश तक पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि जब आग लगी तब बिल्डिंग का गेट बाहर से बंद था, उस पर ताला लटक रहा था। यानी जब अंदर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बाहर निकलने की कोशिशें कर रहे थे तो उन्हें दरवाजा बंद मिला। जाहिर है सब के सब फंस गए। अंदाजा लगाइए कितने मजबूर होंगे वो अभागे
मौत धीरे धीरे करीब आ रही थी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखा जा रहा है कि क्या था, पर जहाँ तक मुझे प्रिलिमिनरी पता लगा है कि शायद जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग थे और फ्लोर को बंद किया गया था। तो ऐसा लगता है कि शायद लोग अंदर थे और बाहर से उसको बंद किया गया था। बाकी जांच के बाद पता लगेगा। करीब 125 आदमी हमने इसमें काम में लगाए। 27 बॉडीज जो हमने रात में रिकवर करी थी, मॉर्निंग में हमें कुछ रिमेन मिले हैं, जिससे लगता है वो 2 या 3 बॉडी और होंगी। टोल जो है 29 या 30 हो सकता है। सवाल उठता है कि बिल्डिंग में ताला किसने लगाया? क्या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को अंदर बंद करके रखा गया था? क्या फैक्ट्री मालिक से पुलिस ने पूछताछ की है? कॉमर्शियल बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट प्लान क्यों नहीं था? बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत में जब आग लगी उस वक्त ज्यादातर कर्मचारी दूसरी मंजिल पर थे। वहां एक मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। तभी अचानक बिल्डिंग की बिजली चली गई। बेसमेंट से जनरेटर चलाया गया। जनरेटर चलाते ही आग लग गई। इमारत में प्लास्टिक का सामान और सीसीटीवी रखे थे, इसलिए आग एक मंजिल से दूसरी तक तेजी से फैलती चली गई। लेकिन लोग बता रहे हैं आग लगी तो मजदूर और कर्मचारी सुरक्षित निकल सकते थे, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद था। निकलते भी तो कैसे निकलते? आग काफी तेजी से फैला, जिसकी वजह से जो पुलिस थी, वो लोकल लोग जो पब्लिक थे, उनकी मदद से कई लोगों को नीचे निकाला गया, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन बाकी लोग, चूंकि दूसरी मंजिल पे जो लोग थे, वो पूरी तरीके से फंस गए थे, जिसकी वजह से उन्हें निकालने और आग जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलनी शुरू हुई। पहली मंजिल में आग शुरू हुई, उसके बाद आग तेज़ी से ऊपर की तरफ फैलती चली गई। यहाँ तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आग कितनी तेज़ी से फैली होगी कि जो दूसरी बिल्डिंग है साइड में, उसको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। यानी जाहिर तौर पर जो पुलिस है, उनका ये कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि मौका ही नहीं मिल पाया पुलिस की टीम को कि वो अंदर जाके रेस्क्यू कर सके। आग में जिंदा जलकर मरने से खौफनाक मौत दूसरी नहीं हो सकती। दरवाजा बंद मिला तो कुछ लोगों ने जिंदा बचने के लिए बिल्डिंग से ही छलांग लगा दी। क्या करते बेचारे? पीछे मौत थी, आगे डर के बीच एक उम्मीद। सोचा होगा शायद बच जाएंगे। फायर ब्रिगेड आए, ना कोई मदद आई, ना कोई क्रेन अगल बगल से बचाने वाला कोई आया, ना कुछ नहीं। पीसीआर कॉल तो जब बिल्डिंग जल गई, कूद के नीचे लेटा पड़ा था तो एम्बुलेंस आई। उसके बाद में एम्बुलेंस में मैं खुद चढ़ा हूँ, खुद यहाँ पे बाहर एम्बुलेंस वाले छोड़ गए, मैं आया हूँ यहाँ। फैक्ट्री नियमों पर खरा नहीं उतरती। अंदर मजदूर थे, बाहर ताला लटका हुआ था। निकलने का सिर्फ एक रास्ता था। ऐसे में इस अग्निकांड को भला कौन हाथ संभालेगा? दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसने बिल्डिंग में बाहर से ताला लगाया, क्योंकि जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी तब तक साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल दिल्ली पुलिस फैक्ट्री मालिक वरुण गोयल और सतीश गोयल पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। इस हादसे में कंपनी मालिक के पिता की भी मौत हो गई है। वहीं बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा फरार है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में छापे मार रही है। दिल्ली से अनुज मिश्रा और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। हमारे सभी संवाददाता सीधे ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुज, आपका रुख करते हुए, अनुज, जब जंग जिंदगी और मौत की हो और इंसान को जिंदगी चुननी पड़े और उस वक्त में वो जो करता है, वो सारे अनुभव और आप बीती हमें इन लोगों की स्टेटमेंट्स में फर्स्ट पर्सन अकाउंट सुनने को मिल रहे हैं। किसने उस मंजिल पर ताला लगाया जहां पर आग लगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी जो है वो मनीष लाकड़ा, जो कि बिल्डिंग का मालिक है, क्योंकि जो दरवाज़ा, जिस दरवाजे की बंद होने की बात कही जा रही है, वो दरवाज़ा जो है वो दूसरी मंजिल से जब तीसरी मंजिल पर जाते हैं और उसके बाद चौथी मंजिल पर जाते हैं, तो चौथी मंजिल पर जाने के लिए जो रास्ता है वो दरवाज़ा पूरी तरीके से लॉक था। और यही वजह है, वो लॉक क्यों था? क्योंकि जब आग लगी, यहाँ पर समझने की कोशिश किया जाए तो जब आग लगी, आग पहली मंजिल से शुरू हुई। ऐसे में लोग जो है वो नीचे नहीं उतर सकते थे, उनके पास ऑप्शन यही था कि वो ऊपर जाए, लेकिन ऊपर का दरवाज़ा बंद था। और यही
सवाल है, यही ऐसी चीज है जो कि इशारा कर रहा है एक साजिश की तरफ। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हर एंगल पर मामले की तफ्तीश की जा रही है। आग लगने की वजहों से लेकर साथ ही साथ दरवाजा क्यों बंद था उसकी भी जांच की जा रही है और इसी वजह से मनीष लाकड़ा की तलाश की जा रही है जो कि फरार है, बिल्डिंग का मालिक है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी थी शायद मनीष लाकड़ा जो है वो चौथी फ्लोर पर मौजूद था, लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग का सहारा लेकर वहां से फरार हो गया, जबकि नीचे जो लोग थे वो फंसे रह गए। और यही तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि जैसे बहुत मुमकिन है जिस तरीके से पुलिस की तफ्तीश चल रही है, तमाम जगहों पे छापेमारी की जा रही है मनीष लाकड़ा को लेकर, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही सही मायने में सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, निश्चित तौर पर जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वो बाहर जा सके, जिससे वो निकल सके, क्योंकि रास्ता जो है, जो दरवाजा था उसे लॉक कर दिया गया था और इसी वजह से लोग फंसे थे। ठीक है अनुज, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि जब हम साजिश को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर ये ताला खुला हुआ होता, ये दरवाजा खुल गया होता, तो इस पूरे हादसे की सूरत क्या होती, क्या क्या था संभव पॉसिबिलिटीज लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, इसकी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अगर ये ताला खुला होता तो शायद इस तरीके का हादसा नहीं होता, शायद कई जानों को बचाया जा सकता था, क्योंकि लोग जब आग लगी उसके बाद लोगों के पास ऑप्शन होता ऊपर जाने का। ऊपर जब लोग पहुंचते, चौथी मंजिल पे लोग पहुंचते, तो बगल में ही एक बिल्डिंग है जिसका सहारा लेकर लोग आसानी से निकल सकते थे। लेकिन चूंकि ये दरवाजा बंद था, इस वजह से लोग ऊपर जा न सके, उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे आग लग चुकी थी। ऐसे में जो सीढ़ियों का रास्ता था वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था, वहां से भी निकलने की कोई संभावना नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। ज्यादातर लोग जो हैं वो दूसरी मंजिल पर ही फंसे हुए थे, क्योंकि दूसरी मंजिल पर ही प्रोग्राम चल रहा था, मोटिवेशनल स्पीच चल रहा था। ऐसे में जब आग लगी तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से ये हादसा हुआ और इसी वजह से 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 10 से 12 लोग जो हैं वो अभी भी घायल हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों के पास एक ऑप्शन होता और शायद इतनी मौतें नहीं होती अगर ये दरवाजा खुला होता तो। जी हैरानी होती है अनुज ये देखकर कि जो कुछ हुआ उससे क्या अलग पॉसिबिलिटीज थी लोगों की जिंदगी बचने के लिए। हम सब ने ऐसे हादसों पर बनी तमाम फिल्में देखी हैं, जब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे लोग जिंदगी की आस में किसी दरवाजे की तरफ या किसी रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। सोचिए जो लोग आग की लपटों से घिरे हुए थे, उनकी सारी उम्मीदें इस दरवाजे पर टिकी हुई थी जिसका ताला नहीं खुल पाया। 27 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन 27 परिवारों को कभी ना भूलने वाला जख्म मिला है और 29 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी तलाश में उनके परिवार के लोग अस्पताल में एक से दूसरी जगह पर चक्कर लगा रहे हैं, एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लापता हुए अपनों को तलाश नहीं पा रहे हैं। किसी की बेटी लापता है, किसी की बहन दुनिया छोड़ गई, किसी का बेटा नहीं मिल रहा है, किसी की मां हमेशा के लिए चली गई। दिल्ली के मुंडका की इस 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग ने दिल्ली के कई परिवारों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दी। आंसू, दर्द और कभी न भूलने वाला जख्म कई परिवारों के लिए ये 3 शख्स अब नियति बन चुके हैं। ये शख्स अपनी एक बेटी और 2 भतीजियों को रात से तलाश कर रहे हैं। एक थाने से दूसरे थाने और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी बेटियों का अब तक कुछ पता नहीं चला। एक मेरी बेटी मिसिंग है और 2 बेटी मेरे भाई की हैं। छोटा मेरे से छोटा भाई है, 2 बेटी उसकी हैं। 3 बच्चे गायब हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। पुलिस कोई हेल्प कर रही है? आपने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात की? सिर्फ रिपोर्ट दे रखी है हमने जा करके मुंडका थाने के अंदर। प्रेमनगर थाने में मना कर दिया कि यहाँ आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आपको सिर्फ कंप्लेंट लिखवानी है तो सिर्फ मुंडका थाने जाओ। तो रात को हम 2:10 पर वहाँ रिपोर्ट लिखवा के आए हैं। कल से कम 10 बच्चे इधर उधर सारे हॉस्पिटलों में, संजय गांधी में, अंबेडकर में, जहाँ तक कि सफदरजंग तक पहुँच गए हैं, एम्स तक पहुँच गए हैं बच्चे, लेकिन कहीं पर पता नहीं चला है। लेकिन अब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं?
मुंडका की जिस बिल्डिंग में शुक्रवार की शाम आग लगी, उस बिल्डिंग में चल रही कंपनी में अंकुश की 3 बहनें काम करती थी। आग के बाद उन तीनों का कुछ पता नहीं। अब अंकुश और उसके भाई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपनी बहनों की तलाश के चक्कर काट रहे हैं। राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल, जितने भी आसपास के हॉस्पिटल है सारे देख लिए। 2 जगह थाने में चले गए हैं। मुंडका थाने में गए थे कल रात को, वहाँ पे रिपोर्ट लिखी सी, हमें ये नहीं पता रिपोर्ट लिखी भी या नहीं भी लिखी। मौत को बेहद करीब से महसूस करने वाली संगीता उन चुनिंदा खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो मुंडका हादसे में बच गईं। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी थी, संगीता उसी बिल्डिंग में मौजूद थी। संगीता ने बचने के लिए बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। किसी को क्रेन ने उतारा, ऐसे करके, पर फिर भी बहुत सारे लोग उसमें फंस के जल गए। आप कैसे उतरे? मैंने 2nd फ्लोर से जंप करके मैं निकली रस्सी पकड़ के। कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक है दीक्षा। दीक्षा अभी भी उस खौफनाक मंजर को याद करके भावुक हो जाती हैं। दीक्षा मुंडका के 3 मंजिला लक्षागृह से बाल बाल बचकर लौटी हैं। उनके दोनों हाथ जरूर जल गए हैं। बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जिस रास्ते से एक ही डोर था उस केबिन वो लॉक्ड है बताया जा रहा है। लॉक नहीं था, उस पे ही आग लगी हुई थी। अच्छा, वहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि वायर का जो धुआं होता है वो बहुत ब्लैक होता है, उससे कुछ नहीं दिख रहा था। सबकी आंखें बंद हो चुकी थी। आधा 1 घंटे धुएं में बंद रहने की वजह से सबकी आंखें बंद हो चुकी थी, इसलिए शीशे को तोड़ने के अलावा कुछ नहीं था। प्रीति और उसका भाई विशाल दोनों उसी कंपनी में काम करते थे, जिस कंपनी का दफ्तर मुंडका की इस बिल्डिंग में था। बिल्डिंग में मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी, इसलिए बिल्डिंग में दूसरे कर्मचारियों को भी बुलाया गया था। भीड़ ज्यादा होने और निकलने का रास्ता सकरा होने की वजह से लोगों को बचने का रास्ता नहीं मिला। प्रीति और उनके भाई ने बिल्डिंग से कूदकर जान बचाई। हम फ्लोर पे थे, मीटिंग हो रही थी हमारी। अच्छा। तो बाहर से आ रखे थे लोग, तो लाइट चले गई थी, जनरेटर चालू करा, शॉक सर्किट हो गया था जनरेटर से। तो फिर धुआं हो रहा था, काला धुआं बहुत, तो कोई बाहर नहीं जा रहे थे, सब अंदर ही थे। तो शीशे से तोड़े, शीशे टूट रहे नहीं थे, ड्रेसिंग टेबल से सबों ने तोड़े, टूटे। फिर यहाँ से AC लगे, वहाँ से भी शीशे तोड़े। आधे बंदे ट्रेन से निकले, आधे शीशे से। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है और उन्हें मुआवजा भी मिल जाएगा। लेकिन जो सवाल पीड़ितों का परिवार और दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आखिर दिल्ली में ऐसे कितने लक्षागृह हैं और कब तक दिल्ली ऐसे अग्निकांड का जख्म झेलती रहेगी। दिल्ली से अनुज मिश्रा और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रेरित मौजूद है इस वक्त लाइव हमारे साथ। प्रेरित, देखिए, जब हम लोगों की आपबीती सुन रहे हैं, एक तरफ आग की लपटें थीं और उससे आगे बढ़कर कई लोग तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए। हाथ पैर टूट सकते थे, जिंदगी जा सकती थी, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कूद गए कि कम से कम आग से बच जाएंगे, शायद जीने का एक मौका मिल जाएगा। क्या गुजरी होगी उनके मनों पर। लेकिन मैं आज अपने दर्शकों के सामने सिर्फ एक लाइन बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, और ये दरअसल जो फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद थे, ये उनकी आंखों देखी है। उन्होंने कहा, जब हम भीतर पहुंचे तो कई शव ऐसे थे जिसमें पुरुष और महिला का फर्क कर पाना नामुमकिन था। वो कोयले में तब्दील हो चुके थे। यहां से आप इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाइए। और प्रेरित, इसीलिए क्यों इसे सिर्फ हम हादसा कहें, क्यों ना इसे हत्याकांड माना जाए उन सब लापरवाहियों को देखते हुए जो इस हादसे में नजर आई हैं। अब बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कि अगर सिस्टम अगर किसी भी चीज़ को लापरवाही के साथ अगर नज़रअंदाज करती है तो उसका हश्र यही होता है। जो तस्वीर, जो दर्दनाक हादसा आज पूरे देश के सामने है, ये हादसा कोई देश के भीतर कोई नया नहीं है। इससे पहले भी तमाम तरह के हादसे, अगर आज से हम 25 साल पहले के भी दिल्ली के एक हादसे का जिक्र करें तो उपहार सिनेमा में जिस तरीके से वो एक दर्दनाक त्रासदी हुई थी, जिस तरीके से अग्निकांड हुई थी, कि कहा जाता है कि दिल्ली का सबसे बड़ा अग्निकांड हादसा माना जाता है। 25 साल पहले जो हादसा हुआ था उसमें भी लगभग 53 लोग मरे थे। उस 25 साल के हादसे के बाद भी आज 2022 में हम पहुंचे हैं और 2022 में भी हम इन्हीं चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि 25 साल पहले जो हादसा हुआ था उससे हमने क्या सबक ली। तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिस तरीके से 2019 में राजधानी दिल्ली के अंदर जो अनाज मंडी में जो हादसा होता है और उस हादसे में भी लगभग जो है 47 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में ही
करोल बाग इलाके में अर्पित होटल में एक अग्निकांड होता है जहां पर लगभग 17 लोग मारे जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं अग्नि के, उसके बावजूद भी ये कोई सबक नहीं ले रहा है। तो ये माना जा रहा है कि देखिए ये कोई जो है महज लापरवाही नहीं है, बल्कि ये जो है सो कहीं ना देश में ये लगातार ये सवाल उठने लगा है कि ये महज हादसा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं यह जो है एक हत्या भी है। ये हत्याकांड भी माना जा सकता है। देश में इस तरह के विमर्श होने लगे हैं। उसकी साफ तौर पर यह वजह है कि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, इस हादसों से क्या सबक लिया। आज लोग बिलख रहे हैं। हमने टाइम्स नाउ भारत पे अभी रिपोर्ट दिखाई लोगों को। हम लगातार टाइम्स नाउ भारत पे रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोग बिलख रहे हैं। उनके ये आंसू नहीं है, बल्कि ये जो सत्ता के निर्ममता का, या यूं कहें कि जो है ये जो सिस्टम के निर्ममता का ये आंसू बह रहे हैं लोगों की आंखों में कि किस तरीके से लोग बेचैन हैं। तो ये महज हादसा नहीं है, क्योंकि देखिए जिस जमीन पे जो आग लगी थी, वो जमीन जो है उसे लाल डोरा कहा जाता है। लाल डोरा का मतलब होता है कि वहां पर कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। उसके बावजूद लापरवाहियों के इस बिंदु पर मैं आऊंगी प्रेत। कुंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुंदन देखिए, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि दिल्ली के काले इतिहास में ये एक चैप्टर बन गया आज की तारीख में, और ये 27 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ये सिर्फ एक आंकड़ा या एक नंबर ना बन के रह जाए मौत का, बल्कि यहां से सबक लिए जाने की जरूरत है। क्या लापरवाहियां हुई हैं, बताइए। 2 साल के अंदर कम से कम 184 लोगों की मौत हुई है, और ये मौत नहीं है, ये हत्या है। और इस हत्या के लिए अगर अकेली कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो सरकारें हैं जो दिल्ली में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और ये मेरे पीछे जो या ताबूत या जिंदा लोगों के दफन करने की ये जो मशीन दिख रही है, इसमें अगर 3 मालों में अगर आप बांटें तो एक लोकल बॉडी जो एमसीडी और दूसरा दिल्ली सरकार और तीसरा आप केंद्र को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, क्योंकि ये फेल्योर दिखाता है कि ये अकेला फेल्योर नहीं है। ये आप समझिए कि इस मुख्य सड़क के बगल में एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन चलता है, जबकि कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कोई इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है, ये रेसिडेंशियल इलाका नहीं है। ये तीनों चीजों के वायलेशंस का नतीजा आप देखिए कि आप एक बात अंदाजा लगाइए। हम लगातार बात कर रहे हैं बिल्डिंग बायलॉज की, हम लगातार बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी सड़क, कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है तो स्थानीय निकाय से उसका नक्शा पास होना चाहिए, और खासकर उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हो रही है, तो उनके अलग अलग गाइडलाइंस हैं। अगर काश इसमें और आप अगर एक सर्टेन नंबर से ज्यादा लोगों के साथ अगर आप काम करते हैं, उस एक संस्था पे, एक जगह पे काम करते हैं, तो उनके लिए एग्जिट पॉइंट अलग होता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए कौन है? अरे सर, हमारी वाइफ के लिए तो हमें बताया। अच्छा, बिल बताओ। चलिए एक सज्जन, आप बताओ आपकी पत्नी मरी है। अरे विधायक के पास क्यों जाएंगे? आपका दर्द नहीं, विधायक पूछने आया क्या? वो नहीं, मैं कह रहा हूँ विधायक, तो आपने विधायक जी आज आए हैं ना। विधायक जी जब अवैध रूप से फैक्ट्री चल रहा था तब तो नहीं आए थे। मित्र, आपके से हम संपैथी है, आपकी अपनी बात बताओ। कौन हमारी डेट है? ये चीज है कि हमारी जो भी है क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं सरकार दिखा रही है हम लोग को? आपकी पत्नी काम करती थी? हाँ। क्या हुआ? ये इसमें किसी फ्लोर में काम करती थी, उसके बाद उसके अभी तक नहीं आग लगी तो उनका फोन आया? बात नहीं, 1:30 बजे बात हुई थी। लंच में जैसे आदमी घर द्वार का बात होता है, कि रोटी पानी खाए कि नहीं खाए, उसे उसने बात की थी। इसके बाद कुछ पता नहीं? उसके बाद कुछ नहीं पता। सरकार नाम की कोई चिड़िया है जिससे आपसे संपर्क किया? कोई भी पुलिस हो या प्रशासन के आदमी हो? मैंने पूछा, सबसे ढूंढा, कुछ नहीं खबर मिला मेरे को। तो आप बताइए क्या किया जाएगा? सो ये मीनाक्षी, ये दर्द है, ये सिस्टम का दर्द है। सरकारों ने एक सूची जारी कर दी, आपने इस कॉन्फ्रेंस करके उन आंकड़ों का, मुआवजे का ऐलान भी कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आप देख सकते हैं कि लोग नहीं बिल्कुल मुआवजे से देखिए, अगर मुआवजा जाहिर भी किया गया तो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जो लोग पीड़ित हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में अपने परिजनों को खोए हैं, उनसे अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। ये आप गलत बात बोल रहे हैं। आप बताओ। नहीं, ये चीज गलत बोल रहे हैं। अरे सुनो, मुआवजा से आपका घर चल जाएगा? अरे चलेगा भाई। अरे मुआवजा सुनिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या माँ मर गई तो बाप पाल लेगा? केजरीवाल पाल लेगा वो? तो ये बताओ ना, उसने जितने नहीं हाँ लेके के चलिए तो पहले उसके हिसाब करिए। उसने बोला कि 10,000 उसकी बीवी बच्चे को मार देते हैं हम। अब उसने मीनाक्षी, ये कुछ दर्द है उन लोगों का, उन परिजनों का जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो फेलियर है, ये जो लापरवाही है,
वो एक सिस्टमेटिक लापरवाही है, हर एक एजेंसी की लापरवाही है। और देखिए कुंदन, आप भी जब अगर सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी नहीं हुआ, एमसीडी ने कैसे बाय लॉज तकलीफ जिस तरह से उसके गुस्से में जाहिर हो रही है, एक बात यहाँ से जरूर समझ में आती है कि आपके हाथ में बड़ी तकलीफ दे है ये बात, लेकिन सच यही है कि शायद अगर डेड बॉडी आपके सामने होती है तो आप ये सुकून कर लेते हैं ये सोचकर कि जो आपका था वो चला गया, लेकिन अगर वो लापता हो जाए तो जो प्रतीक्षा आपके जीवन में उसके बाद रह जाती है, वो इंतजार किसी पहाड़ से कम बोझिल नहीं हो सकता किसी के लिए। और मैं जितना यहाँ बैठकर उस व्यक्ति की बातों में जो दर्द समझ पाई, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनकी पत्नी कहाँ है। 1:30 बजे आखिरी बार बात हुई थी कल, और उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट उनके पास नहीं है। जिन लापरवाहियों का जिक्र कुंदन यहाँ पर कर रहे थे, उसे लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए। मंजिला बिल्डिंग और बिल्डिंग से निकलने का रास्ता सिर्फ एक, और वो भी बेहद सकरा। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी, ज्यादातर लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक था और लोगों को पता ही नहीं था कि वो जलती हुई बिल्डिंग से बाहर निकलें तो कैसे निकलें। जिन पर ये बीती उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये सुनी आंखें सवाल पूछ रही हैं, कौन है उनके अपनों की मौत की वजह। सिस्टम, अफसर और नेताओं को इन आंसुओं का हिसाब देना ही होगा, क्योंकि ये लापरवाही आपराधिक है। अब इस भीषण अग्निकांड की एक एक परतें खुलने लगी हैं और जो सबूत दिख रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि सिस्टम सो रहा था। हैरत है कि राजधानी दिल्ली के बीचों बीच चल रही फैक्ट्री के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था। आग से बचने के लिए कोई उपाय नहीं थे। सवाल उठता है कि फैक्ट्री कैसे चल रही थी, इसकी जांच क्यों नहीं की गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इस बिल्डिंग के पास फायर का एनओसी नहीं था, कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी नहीं थे। इसमें एक ही रास्ता था। फायर इसलिए इतनी जल्दी फैली क्योंकि वर्टिकल कंपार्टमेंटेशन नहीं था और इसमें प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी, वायर और ये थे। इस वजह से जो फायर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे फैली। लापरवाही का दूसरा सबूत देखिए। जिस बिल्डिंग में फैक्ट्री चल रही थी वहां एमसीडी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं था। सवाल उठता है कि यहाँ 150 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, वहां किसी अफसर की नजर क्यों नहीं पड़ी। क्या ये मान लिया जाए कि नजर तो पड़ी लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने आंखें बंद कर ली थी। एक ऐसी बिल्डिंग, आप इसका साइज देखिए सबसे पहले, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग और इसमें सिर्फ एक दरवाजा होता है निकलने का। और इस बिल्डिंग को देखकर समझ आ रहा है कि जब बेहद बड़ी संख्या में लोग अंदर यानी कि एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और आग लगने पर सिर्फ एक दरवाजा होता है और उस तक भागना, सोचिए उस समय क्या अफरा तफरी मची होगी। ये बिल्डिंग को देखकर इस वक्त पता चल जाएगा किस तरह से वो जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है। दिल्ली के लाल डोरा इलाके में कमर्शियल इस्तेमाल की मनाही है, लेकिन बिजनेस हब के पास बसे इस इलाके में लोग गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री बनाते हैं। कई कंपनीज के गोदाम भी इसी इलाके में हैं। जाहिर है यहाँ नियमों और मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। सवाल उठता है कि ऐसे इलाके में धरपकड़ क्यों नहीं की जाती, क्यों ऑफिसर हादसा होने का इंतजार करते हैं। जब बिल्डिंग ही अवैध है, फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी नहीं दिया, सरकारी कागज में फैक्ट्री की जगह कुछ और है, तो फिर समझा जा सकता है कि वहां कुछ भी कानूनी नहीं था। बताया जा रहा है कि इस इमारत में ज्वलनशील पदार्थ भी रखे गए थे जिससे आग लगी, यानी पूरा गोलमाल था। बिल्डिंग में जनरेटर चलाया जा रहा था। जब दिल्ली में जनरेटर चलाने पर रोक लगी हुई है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो इस बिल्डिंग में ये जनरेटर कैसे चलाया जा रहा था। और मैं पूछना चाहता हूं कि हाई राइज बिल्डिंग थी,
लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड के पास क्रेन नहीं थी। क्यों नहीं उसकी व्यवस्था दिल्ली की सरकार की ओर से, फायर डिपार्टमेंट की ओर से की गई? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। एमसीडी पर बीजेपी का शासन है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, फायर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। अब सवाल उठता है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदारी से तौलेंगे तो हर एजेंसी इस हादसे के लिए एक ही पायदान पर खड़ी दिखेगी। सवाल उठता है कि एमसीडी ने क्यों नहीं देखा? गैरकानूनी फैक्ट्री चल रही थी, बिल्डिंग सील क्यों नहीं की गई? फायर डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग की जांच क्यों नहीं की? अगर कानून के तहत सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे तो ताला क्यों नहीं जड़ दिया गया? दिल्ली पुलिस से सवाल है कि इलाके में मौजूद पुलिस अफसरों ने अवैध फैक्ट्री को लेकर आंखें क्यों बंद कर ली? सवाल तो श्रम विभाग से भी है कि आखिर भारी संख्या में मजदूरों के काम करने वाली जगह की जांच क्यों नहीं की गई? कोई शक है ही नहीं कि अगर इन विभागों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो हादसा होता ही नहीं, क्योंकि ना फैक्ट्री होती ना हादसा। यानी लापरवाही सबकी है, जिम्मेदारी सबकी बनती है। यहाँ पे हमने डीएल की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। दो लोगों, ये जो दो भाई थे इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो भी गिल्टी है, जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। जांच होगी, मंत्री मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी जाएगी और फिर सरकार और उसका पूरा सिस्टम उस रिपोर्ट पर बैठ जाएगा, क्योंकि यही होता आया है। साल 2019 में दिल्ली में जब ऐसे ही दो हादसे हुए थे, इन दोनों हादसों में 60 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब इस हादसे को देखकर क्या ये दावा किया जा सकता है कि किसी ने कोई सबक लिया है? या शायद नहीं, क्योंकि अब भी बेधड़क अवैध कारोबार चल रहा है। समझना मुश्किल नहीं, भ्रष्टाचार की गंगा में हाथ धोने में लगभग सब शामिल है। अनुज मिश्रा और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ डेटा है, क्योंकि मुंडका का हादसा दिल्ली में हाल में हुए अग्निकांडों में से एक है, लेकिन ये सूची लंबी है, भयावह है। इससे पहले 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों ने जान गंवाई थी। बड़े सवाल उस समय भी उठे थे। जब तक इस केस का पूरा ट्रायल चला, ये कहा जाता रहा कि सबक कैसे लिया जाएगा और क्या उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन और अमल लाई जाएंगी चीजें। 1999 में लाल कुआं अग्निकांड हुआ था। इस अग्निकांड में केमिकल मार्केट में आग लग गई थी और 57 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2018 में बवाना में पटाखा की फैक्ट्री में आग लगी और पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। 2019 में अनाज मंडी पेपर फैक्ट्री अग्निकांड में 45 लोगों की जान गई थी। वहीं उस साल करोल बाग के होटल में आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई थी। उन परिवारों के बारे में सोचे जिनके अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं। इस हादसे में ऐसे कई परिवार हैं जिनके अपने लापता हैं। क्रेन से रेस्क्यू, रस्सी से रेस्क्यू, सीढ़ी से रेस्क्यू। लोगों ने कूदकर बचाई जान, कांच तोड़कर निकले लोग, और जो बेचारे इस आग से बाहर नहीं निकल सके वो अब हमारे बीच नहीं है। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी मम्मी, हम 3 बहन हैं और हम अगर मेरी बहन मर गई तो चारों सुसाइड कर लेंगे, हमने सोच लिया है, क्योंकि जीने का कोई मकसद ही नहीं है। नहीं, सब बोलने लगा कि मतलब कैमरे वाला में आग लगी है, ऐसे फिर सगरे खोजने ढूंढने लगे। फिर कुकिंग का काम करती थी कंपनी में। अच्छा, हाँ। वो कैमरे वगैरह सीसीटीवी कैमरे हाँ, मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ। हाँ जी, ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ लोग थे। हाँ, तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वही है जो मिसिंग है, इनकी बहन है जो यहाँ काम करती थी उस बिल्डिंग में जहाँ हादसा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कुछ पता नहीं, वो जिंदा हैं
या नहीं, इसके कोई सबूत नहीं मिल रहे। परिवार भटक रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या 27 से 29 तक है, लेकिन ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। 2 बेटी मेरे भाई की हैं, मेरे से छोटा भाई है, 2 बेटी उसकी हैं, तीन बच्चे गायब हैं। अभी तक उनका कोई पता नहीं है, कहीं जाने नहीं दे रहा, ना कोई कुछ बता के राजी है कि बच्चे हैं कहाँ पे, मरीज कहाँ है, जो वहाँ से आग में सुलझे हैं वो है कहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा है जी। जा रहे हर जगह हुआ है सर। पुलिस कहाँ आप लोग गए? सर संजय गांधी, ब्रह्म शक्ति, एम्स, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल, जितने भी आसपास के हॉस्पिटल है सारे देख लिए। 2 जगह थाने में चले गए हैं। मुंडका थाने में गए थे कल रात को, वहाँ पे रिपोर्ट लिखी सी, हमें ये नहीं पता रिपोर्ट लिखी भी या नहीं भी लिखी, क्योंकि मेरे तो ताऊ जी हैं, वो गए थे लिखवाने के लिए। उसके बाद सर कोई कुछ रिपोर्ट नहीं। आपकी तीनों सिस्टर कब से काम कर रही है? सर 5-6 महीने। 5-6 महीने हो गए और कोई इन्फॉर्मेशन आपको? कुछ नहीं पहुंचा। इमारत में जलने से मारे गए लोगों के शवों की स्थिति काफी खराब है। उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस ने इनकी फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला लिया है ताकि सभी शवों की शिनाख्त की जा सके, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। अभी 27-28 की जो मिसिंग आ रही है डिटेल हम भी कलेक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है फैमिलीज के साथ मिलके। अभी उनकी डिटेल अभी नहीं है, अभी हम उसके बाद उसको आगे काम करेंगे। आग बुझने के बाद बिल्डिंग की हालत को देखकर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं कि यहाँ पर रहने वालों पर क्या बीती होगी। ऐसे में लापता लोगों के बारे में दावे से अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। उम्मीद तो यही कीजिए कि लोग बच गए हों, इस आग को चकमा देकर उन्हें एक नया जीवन मिला हो। दिल्ली से अनुज मिश्रा और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। शिवानी शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानी, जो लोग अपने मोबाइल्स में अपने परिजनों की तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं कि शायद किसी ने उनके चेहरे को आखिरी बार इस आग में देखा हो, उनकी तकलीफों का तो अंदाजा हम लगा नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? इन लोगों के सवालों का जवाब कौन देगा? इनका सामना कौन करेगा? मीनाक्षी, वाकई में बहुत ही दर्दनाक मंजर है और मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ कल धू कर ये बिल्डिंग जल रही थी और इसके अंदर जो लोग थे वो रास्ता तलाश रहे थे बाहर निकलने का, लेकिन रास्ता नहीं था और जो एक एग्जिट था वो भी बंद कर दिया गया था। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह का बड़ा आग हादसा हुआ है। इससे पहले जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया, साल दर साल हर बार इस तरह के हादसे होते आए हैं जब मानकों की अनदेखी की जाती है, चाहे वो बिल्डिंग को बिना एनओसी के चलाते रहने की बात हो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स ना रखने की बात हो, फायर एग्जिट्स ना रखने की बात हो। बिल्डिंग ओनर्स जिम्मेदार हैं या फिर जिसने ये कंपनी चलाई हुई थी वो जिम्मेदार है या फिर वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना देखे, बिना एनओसी दिए या यूं कहें कि नियमों की अनदेखी करते हुए इस बिल्डिंग को चलने दिया। और यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि 250 से 300 कर्मचारी उस वक्त भी मौजूद थे जब ये हादसा हुआ और इतने सारे लोगों के लिए जब यहाँ पर ये बिल्डिंग थी जहाँ ये काम किया करते थे और जिस तरह का मटेरियल यहाँ पर था जिसमें जो ज्वलनशील पदार्थ था जो बताया जा रहा है, उसके बावजूद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से अवैध तरीके से ये बिल्डिंग यहाँ पर चलाई जा रही है। इसमें लगातार लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई एग्जिट नहीं था। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो देखिए 3 मंजिला इमारत है ये और इमारत में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के होने के बावजूद जो बाहर आने जाने के रास्ते थे वो पर्याप्त नहीं थे, ना ही इसमें कोई लिफ्ट थी, ना ही इसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स थे और जो रास्ते थे वो बेहद सकरे थे। जनरेटर चलाया जा रहा था जो कि बिल्कुल जिस पर मनाही है। तो क्या एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या फायर डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है? क्या वो लोग जिम्मेदार हैं जो लगातार यहाँ पर इन एम्प्लॉइज से काम करा रहे थे नियमों को ताक पर रखते हुए? तो वाकई में सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब शायद इस वक्त सबको तलाशना होगा क्योंकि जो जिंदगियां चली गई हैं वो वापस नहीं आएंगी और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों की तस्वीरें हाथ में लिए भटक रहे हैं अस्पताल दर अस्पताल, थाने दर थाने, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। उनका यही सवाल है कि क्या उनकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि उसे यहाँ पर इस बिल्डिंग में कैद कर दिया जाए और आग लग जाए और कोई इंतज़ाम ना हो उनको बचाने का। तो ये नाराज़गी, ये गुस्सा, ये दर्द
बिल्कुल जायज़ है मीनाक्षी, और साल दर साल इस तरह के हादसे होते आए हैं, लेकिन बिना सबक लिए लगातार मानकों को ताक पर रखकर इस तरह की बिल्डिंग्स चलती हैं। ये पूरा जो इलाका है मुंडका का, इसकी अगर हम बात करें, ये इंडस्ट्रियल इलाका है और इसमें आज इस एक बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं मीनाक्षी जहां पर नियमों की अनदेखी करते हुए लगातार काम चल रहा है। तो जरूरत है उन सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी कम से कम आगे ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या सबक सीखते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली में, एक पूरी लिस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन फिलहाल अनुज, कुंदन, प्रेरित, शिवानी, आप सभी का शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मुंडका हादसे के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर लोगों की जान बचाई। ऐसे ही एक शख्स ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। आदमी बचाना मेरा फर्ज था, मैं बचाया। किस तरह की स्थिति हो गई थी उस टाइम? क्या स्थिति ऐसे हो रही थी, कोई अगर तीसरी मंजिल से कूद रहा है तो मर जाता, तो मर जाए, वो कूद रहा है। उसमें मैं 100 आदमी से ऊपर बचा रखा हूँ। कैसे फिर क्या आप लोग, क्योंकि उनके पास फोन वगैरह नहीं थे, तो कैसे पता चल रहा था कहाँ से क्या? अगर आप मरने लगोगे तो आप फोन करोगे? उस्ताद जी, आप मरने लगोगे तो क्या फोन करोगे? पहले ये सोचो कैसे बाहर निकलूं, बाद में फोन करूंगा। सबसे पहले लगाई इन्होंने क्रेन लगाने के बाद में फिर रस्से फेंके गए ऊपर, रस्से फेंक कर ऊपर निकाला हूँ मैं। 100 आदमी निकाला हूँ, लेकिन मेरा हालत यहाँ देख के मेरा हालत एकदम ऊपर है। कैसे, मतलब आपने उनकी मदद करी? क्या क्या दिमाग में आ रहा था, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं? सर, रस्सा बांध के गद्दा बिछा के गाड़ी लगा के कम से कम 100 आदमी उतारा हूँ। 100 से ऊपर आदमी उतारा हूँ। बाकी जो नहीं सर, दूसरे और पहले फ्लोर से, लेकिन तीसरे फ्लोर के आदमी कितने मरे हैं ये नहीं मालूम। ना कोई ऊपर से दिखाई दिया, ना कोई ऊपर से आया। जो ऊपर दिखाई देता तो उसको बचाते, बचाने की कोशिश करते सर, कोशिश करेंगे। लेकिन जब वहाँ दिखाई नहीं कोई तो कहाँ से बचाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा हादसा मैंने, पुरुष बच्चे क्या, कौन सर महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे कहाँ करेंगे वहाँ काम? 18 साल से उम्र कम है, काम करने को अलाउड नहीं है। तो महिलाएं थी और पुरुष थे, बच्चे तो वहाँ रहेंगे नहीं। लेकिन ऐसा हादसा सर पहले लाइफ में जिंदगी में। कूद रहे थे आप, बता रहे? कूद रहे थे सर, ऊपर से छत से कूद रहे, दूसरी मंजिल से। हमने रस्से फेंके हैं, रस्से फेंक लगा के रस्सा बंधवाया हूँ। क्रेन चला रहे थे? क्रेन? हाँ सर, क्रेन लगा दी बैक करके वहाँ पे। अच्छा, वहीं खड़ी थी, आपने देखा? तो मैं क्रेन अपनी लगाया हूँ, लगा के ऊपर रस्सा बैटरी से किसी चीज से सिलेंडर से तोड़वाया हूँ। शीशा लाई गई नहीं थी ऐसा कुछ? ना सर, मैं अपनी क्रेन चलाता हूँ। यहीं चलाते हो? बगल में मेरा ऑफिस है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जिस तरीके से आपने सूझबूझ से जिन लोगों की जान बचाई। सर, ये मंजर देख के ना पागल हो गया। रोटी नहीं खाया गया 2 दिन से, कल से रोटी नहीं खाया हूँ अभी तक। ये मंजर देखकर 2 दिन से रोटी नहीं खा पाया हूँ। जिन लोगों की जिंदगी इस शख्स ने बचाई, उसके बाद ये कहना था इस व्यक्ति का। लेकिन क्या इस पूरे हादसे को देखकर जिन लोगों ने लापरवाही बरती है वो सो पाएंगे रात को? ये सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।